गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण का वर्णमाला पाठ पढ़ेंगे। अब वर्णमाला क्या होती है? जैसे कि वर्ण कहते हैं ध्वनियों का लिखा गया रूप, ध्वनियों का लिखा गया रूप जिसे वर्ण कहते हैं, और उन्हीं वर्णों को व्यवस्थित समूह में लगाने से, यानी किसी भी भाषा के अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा के अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इस वर्णमाला के दो भेद हैं, उसमें से पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब स्वर किसे कहेंगे? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अक्षरों की सहायता से स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। ऐसे अपने स्वर हैं 13, उनमें अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा और ऋषि का रू भी आता है। उसी प्रकार व्यंजन में क्या होता है कि इनका उच्चारण करते समय स्वरों का उच्चारण होता है। जैसे कि क बोलेंगे तो उसमें देखो अ आता है, का बोलेंगे आ आएगा, की बोलेंगे ई आएंगे, है ना। इस प्रकार से क, का, आ, की, ई, कु, उ, ऋषि का रू, क्रू, ए, के, ऐ, कै, ओ, को, औ, कौ, अम, कम, आहा, कहा। तो इस प्रकार से व्यंजन में स्वरों का उच्चारण होने की वजह से उन्हें व्यंजन कहा जाता है, और स्वर में किसी भी अक्षर का उच्चारण नहीं होता, वह स्वतंत्र रूप से है। तो इस प्रकार से स्वर अपने 13 है और व्यंजन अपने 53 है। उसी प्रकार से मात्राएं और 12 खड़ी है। अब मात्राएं और 12 खड़ी यानी क्या? तो व्यंजन के साथ स्वर का संयोग, व्यंजन के साथ स्वरों का संयोग होने की वजह से जो नए शब्द बनते हैं उन्हें कहते हैं 12 खड़ी। अब 12 खड़ी की रचना कैसे हुई है? जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये स्वर है, स्वर यानी ये मात्राएं हैं, यानी ये अ यानी क, आ यानी का, ई यानी की, ई, की, उ, कु, ऋषि का रू, क्रू, ए, के, ऐ, कै, ओ, को, औ, कौ, अम, कम और आहा, कहा। तो इस प्रकार से मात्राएं, वर्णों को मात्राएं लगने की वजह से, या बोलेंगे व्यंजनों को मात्राएं लगने की वजह से, स्वरों की मात्राएं लगने की वजह से ये 12 खड़ी अपनी तैयार हुई है। तो इसी प्रकार से वर्णमाला एवं 12 खड़ी के विशेष। अब इनमें विशेष क्या है? तो वर्णमाला में स्वरों में ये अक्षर जो है वो अक्षर, उसकी मात्रा ये है जो अक्षर के ऊपर लगता है, उसे अनुस्वार भी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यानी कुछ अपन उदाहरण देखते हैं तो ढंग, सुगंध, रंग, हंडी, चिंकी, संकट, इन सभी शब्दों पर देखो अनुस्वार लगाया गया है, बराबर है। उसके बाद है विसर्ग। विसर्ग यानी आहा की मात्रा, आहा की मात्रा यानी अ के बाद 2 बिंदु, अ के बाद 2 बिंदु जिन्हें कहते हैं विसर्ग, जो अक्षर के अंत में लगते हैं। उनके कुछ उदाहरण दुस्वप्न, अंततः, अतः, प्राय, प्रातः। तो इस प्रकार से ये विसर्ग वाले शब्द हो गए। उसके बाद चंद्र बिंदु। अब चंद्र बिंदु की मात्रा ये है जो अ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा, ये भी एक स्वर है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगने की वजह से उसकी ये मात्रा बनी, और ये मात्रा लगने के कारण उसे चंद्र बिंदु की मात्रा या फिर अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि उसके उदाहरण है चांद, कांटा, उंगलियां, आंख, कांपना। तो इस प्रकार के शब्दों पर चंद्र बिंदु की मात्राएं लगी है, जिन्हें अनुनासिक भी कहा जाता है। उसके बाद नुक्ता। अब नुक्ता वाले शब्द कौन से रहते हैं? आपको मालूम होगा कि ड, जैसे कि ये ड और ये ढ, इसे जब पढ़ेंगे अपन तो ड और ढ पढ़ेंगे, सिंपल
इसमें, सादे इसमें अगर इसे बोलेंगे तो ड और ढ बोलेंगे, लेकिन अगर इनके नीचे अगर ये बिंदु आता है तो इसका उच्चारण अलग निकलता है। जैसे कि ब ड ना नहीं बोलेंगे अपन, बढ़ना बोलेंगे, सॉरी ब ढ ना नहीं बोलेंगे, बढ़ना बोलेंगे। च ड ना नहीं बोलेंगे, चढ़ना बोलेंगे, है ना। तो उसका जो उच्चारण है ये ड़ के समान निकलता है, तो उसे कहते हैं नुक्ता, यानी अक्षरों के नीचे जो बिंदु लगता है और वो लगता है ड और ढ के नीचे। ड और ढ के नीचे लगने की वजह से इन बिंदुओं को कहते हैं नुक्ता। तो इसके अगर अपन उदाहरण देखते हैं तो जैसे लड़ना, झगड़े, बढ़ना, चढ़ना, तो इस प्रकार के ये उदाहरण है जिसे नुक्ता वाले शब्द कहा जाता है। उसके बाद है अर्धचंद्र, यानी अ के रूप ऊपर ये ऐसी चंद्र, आधे चंद्र की मात्रा, जिसे अर्धचंद्र या फिर विवृत्त भी कहा जाता है या फिर आगत स्वर भी कहा जाता है। इसे अर्धचंद्र, विवृत्त या आगत स्वर भी कहा जाता है, जिन्हें अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे इसके, ब्लॉक, रॉकेट, टेक्नोलॉजी, डॉक्टर, बॉल। तो इन सभी शब्दों पर अर्धचंद्र की मात्रा लगी। तो इस प्रकार से वर्णमाला और बाराखड़ी के विशेष बताए गए हैं और उनमें क्या विशेष है, कौन सी मात्रा लगाई गई है और उनके उदाहरण कौन कौन से हैं, ये सब इस पाठ में बताया गया है। तो इस प्रकार से ये अपना वर्णमाला का पाठ है। उसके बाद अपन संयुक्त व्यंजन अगर देखते हैं तो संयुक्त व्यंजन में क्या रहता है, जैसे कि श, जैसे कि ये एक श है, ये त्र है, ये ज्ञ है। तो इस प्रकार के जो शब्द है और ये श्रमिक का श्र है, तो इन्हें संयुक्त कहा है। इन्हें व्यंजन में लिखते हैं पर इनको अलग नाम, इनका संयुक्त व्यंजन रखा गया है। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण जब भी हम करते हैं उनके उच्चारण के समय अक्षर 2 या 3 अक्षरों का उच्चारण होता है। इनका जब उच्चारण करते हैं तब इनमें से 2 या 3 अक्षरों का उच्चारण होता है। जैसे कि श बोलेंगे, श में क्या रहता है, क और श का उच्चारण आ रहा है, यानी 2 व्यंजनों का उच्चारण आ रहा है। त्र बोलेंगे, त और र का उच्चारण आ रहा है, उसमें भी 2 व्यंजन ही आ रहे हैं। ज्ञ बोलेंगे तो उसमें भी ज्ञ, य और ज का भी थोड़ा सा उच्चारण, यानी 2 और 2 से अधिक व्यंजन का उच्चारण आ रहा है। श्रमिक का श में बोलेंगे तो श और र का उच्चारण आ रहा है। तो और बाकी सिंपल जो अपने व्यंजन है, जो सादे व्यंजन है, क, ख, ग, घ, इनका उच्चारण आप करके देखो तो उसमें आपको वो स्वतंत्र नजर आएंगे। उनमें किसी भी 2 व्यंजन का समावेश नहीं होता है, उन्हें 2 व्यंजन नहीं आते हैं। जबकि इनका उच्चारण आप जब भी करेंगे, इनके उच्चारण में आपको 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का उच्चारण होता है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। संयुक्त व्यंजन कहा गया है। तो इस प्रकार से ये वर्णमाला है, इसके भेद स्वर और व्यंजन। स्वर 13, व्यंजन 53। उसके बाद ये मात्राएं, उसके बाद उन मात्राओं की लगी ये 12 खड़ी। उसके बाद वर्णमाला और 12 खड़ी में विशेष जो अनुस्वार लगे हैं, विसर्ग, चंद्र बिंदु, नुक्ता, अर्धचंद्र, उनकी ये मात्राएं और उनके दिए हुए ये उदाहरण, और फिर ये संयुक्त व्यंजन। क्यों कहा है इनको संयुक्त व्यंजन? क्योंकि इनके उच्चारण में 2 और 2 से अधिक व्यंजनों का समावेश होने के कारण इनको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। तो इस प्रकार से ये अपना वर्णमाला पाठ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।